गंवार देवरानी आज नेहा 3 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद ऑफिस जा रही थी। नेहा की देवरानी सुमन ने अपने हाथों से टिफ़िन बनाकर पैक करके नेहा को दिया। वह रसोई से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफ़िन। और नेहा के पास पहुंची तो नेहा ने सुमन को अपने गले लगा लिया। नेहा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके मन पर अतीत की बातें किसी टीवी में चल रहे सीरियल के जैसे चलने लगी। छोटे से गांव की रहने वाली थी सुमन और शादी के बाद बहू बनकर वह शहर में आई। पहले दिन से ही सुमन के लिए अपने ससुराल की राह बहुत कठिन बन गई थी। पहले दिन जब सुमन अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो नेहा ने अपने पैरों को पीछे कर लिया और बोली, व्हाट इज़ दिस? किस ज़माने में जी रही हो? गंवार कहीं की। आजकल के ज़माने में कोई किसी के पैर छूता है क्या? आधुनिक समय है, हाय हेलो और हक करने का ज़माना है। मुझे तो लगता है ये लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। फिर तो भाभी से गले मिल लो सुमन। राहुल हंसते हुए सुमन को बोला। सुमन आगे बढ़ी तो नेहा ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, बस बस दूर से ही नमस्कार कर दो, मैं मान लूँगी। फिर सुमन ने दोनों हाथ जोड़कर नेहा को प्रणाम किया और वह आगे बढ़ गई। शादी के पहले दिन से ही जेठानी नेहा का पारा सारे हुए आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक शहर बेंगलुरु की गलियों में बचपन बिताने वाली नेहा को किसी ठेठ गांव की लड़की और वह भी अपनी देवरानी की यह बात उसे कतई रास नहीं आ रही थी। अपने देवर की शादी अपने रिश्तेदार की इकलौती बेटी किरण से करवाने के लिए बहुत तरकीबें लगाई, लेकिन राहुल ने उसकी एक भी ना सुनी। और किरण मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शो में हमेशा भाग लेती रहती थी और फैशन शो के लिए वह अक्सर शहर से भी बाहर जाती थी। किरण का उठना बैठना हाई फाई लोगों के साथ था और नेहा किट्टी पार्टियों की और शॉपिंग की ज़बरदस्त शौकीन थी। वह चाहती थी कि उसके परिवार में भी ऐसी ही कोई लड़की आए, देवरानी जेठानी का तालमेल अच्छा बना रहे। लेकिन जब राहुल ने सुमन से शादी कर ली तो नेहा के सारे सपनों पर पानी फिर गया। वह जल भुनकर रह गई क्योंकि राहुल मेडिकल का छात्र था। जब वह अपनी पढ़ाई के अंतिम समय की तैयारी कर रहा था तब अपने दोस्त की शादी में वह एक गांव में गया था और वह पहली बार किसी गांव में गया था और उस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उसे पहली नज़र में ही इस गांव से प्यार हो गया। गांव के चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। जहां भी नज़र डालो लहराते फसल, खेत के चारों तरफ चिड़ियों की आवाज़ गूंज रही थी, नृत्य करते मोर, पेड़ों की छाँव, इन सब को राहुल ने इतना प्रभावित किया कि शादी के बाद भी राहुल कई दिनों तक अपने दोस्त के घर पर रुक गया। अपने दोस्त के शादी में ही राहुल ने सुमन को देखा था। शादी के 2 दिन पहले संगीत समारोह में सुमन को गाते हुए और नृत्य करते हुए राहुल ने देखा था और मानो नींद ने राहुल की आंखों से किनारा ही कर लिया। वह सारी रात सोचता सुमन के बारे में और उसे अब लग रहा था कि उसकी तलाश पूरी हो गई। उसके दिमाग में जो जीवन साथी के रूप में तस्वीर थी वह सुमन की थी। और अपने दोस्त की शादी के समारोह खत्म होते ही राहुल ने सुमन के बारे में पता करना शुरू कर दिया। जब राहुल ने अपने दोस्त के पिताजी से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा यह हमारे गांव के किसान की बेटी है। यह उनकी छोटी बेटी घर की स्थिति खराब होने के कारण सुमन ने 10वीं की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। सुमन को मैं बचपन से ही जानता हूँ, वह बहुत संस्कारी और बुद्धिमान लड़की है। सुमन की आवाज़ बहुत सुरीली है। सुमन की विवाह की चिंता से उसके पिताजी की रात की नींद हराम हो गई है। जब भी उसे लड़के वाले देखने आते हैं लेकिन दहेज की इतनी मांग करते हैं कि बात बनते बनते रह जाती है। बेटे राहुल, सुमन के पिता बोले, भोला मेरे अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर, सुशील और संस्कारी हैं। अगर तुम्हें सुमन पसंद आती है तो मैं अपने मित्र भोला से इस बारे में बात करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यह बात सुनकर राहुल के मन में लड्डू फूटने लग गए। वह जल्द से जल्द शहर जाकर इस बारे में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। राहुल को ऐसी लड़की की तलाश थी जिसका मन पवित्र, एकदम कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार देखा जा सके। राहुल ने कहा, अंकल मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो सुमन के पिताजी से इस बारे में बात कर सकते हैं और राहुल इस बारे में अपने भैया भाभी से बताता है तो भाभी नेहा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है, अरे ओ राहुल,
मैंने तुम्हारे लिए तो किरण से बात कर रखी है। इतने बड़े शहर में गांव की गंवार लड़की लाकर हमारी नाक कटवाओगे? क्या समाज में हमारा उठना बैठना है? राहुल, अरे भाभी, मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि मुझे किरण पसंद नहीं है। उसकी सोच और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या बुराई है किरण में? हाई फाई सोसाइटी की है, ऊंचे खानदान की है, दिखने में हीरोइन जैसी है। ऐसी लड़की चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। नेहा मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। नेहा के पति रोहित ने कहा, अरे भाई, उसे अपनी पसंद से शादी कर लेने दो ना, तुम उस पर अपनी पसंद क्यों थोप रही हो? रोहित ने समझाते हुए नेहा को कहा, लेकिन तब तक नेहा अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद राहुल अपने माता पिता को सुमन के गांव ले गया और सुमन सबको पसंद आ जाती है। राहुल की माँ को सुमन पसंद आ जाती है और वह उसके हाथ में शगुन के पैसे भी दे देती हैं। और क्या, चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। नेहा की नाराज़गी के बावजूद सुमन इस घर में बहू बनकर आ जाती है और पहले दिन से ही सुमन को नेहा की नाराज़गी का शिकार होना पड़ा था। लेकिन सुमन नेहा के तानों पर भी चूँ ना करती। सुमन जानती थी कि शब्द से शब्द बढ़ता है, इसलिए वह हमेशा विनम्र और चुप रहती थी। उसे पता था कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नेहा सुमन से इस कदर नाराज़ थी कि वह उसके हाथ की बनाई हुई चाय भी नहीं पीती थी। नेहा के ऑफिस जाने के बाद ही सुमन रसोई रूम में जाती थी। नेहा के ससुर नेहा के तेज तर्रार स्वभाव से भली भांति पहचानते थे, इसलिए वह हमेशा चुप ही रहते थे। सब ठीक चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी दरवाजे पर खड़ी है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त नेहा की स्कूटी को किसी मारुति वाले ने पीछे से धक्का दे दिया। नेहा ने सर पर हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसके सर पर चोट नहीं आई, मगर उसके हाथ और पैर में गहरी चोट आई। फिर किसी भले इंसान ने नेहा को अपनी कार से अस्पताल पहुंचा दिया था और राहुल और सुमन तुरंत अस्पताल पहुंचे। नेहा के पति ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। राहुल ने देखा कि नेहा आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट पहनने की वजह से उन्हें सर में चोट नहीं आई है, मगर घबराकर वह बेहोश हो गईं। लेकिन उसके हाथ और पैर में गहरी चोट आई है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि अस्पताल में रहना पड़ेगा। राहुल ने रोहित को फ़ोन में सारा हाल बता दिया। करीब 2 सप्ताह के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। राहुल और रोहन के साथ नेहा घर पर आई, लेकिन घर के दरवाजे पर सुमन ने नेहा को रोक दिया। भाभी, अब आप अपने से एक गिलास पानी का भी नहीं ले लोगी। डॉक्टर ने आपको पूरे 3 महीने आराम करने के लिए कहा है और आपके एक हाथ और एक पैर में प्लास्टर चढ़ा है, तो आपको आराम करने की सख्त ज़रूरत है। और आप अपना कोई भी काम मुझे करने के लिए कहने में कोई संकोच मत करना, या आप मुझसे वादा करो, तभी मैं आपको घर के अंदर जाने दूंगी। यह कहते ही सुमन दरवाजे के बीच खड़ी हो गई और सुमन की बातें सुनते ही नेहा की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने एक हाथ से सुमन को अपनी तरफ खींच लिया और उसके माथे को चूम लिया और धीमी आवाज में कहा, सुमन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें क्या क्या कहा और बेवजह परेशान किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरे मन से सेवा कर रही हो। इतना तो देख रेख कोई अपना भी नहीं करेगा। मुझे राहुल की पसंद पर गर्व है। तुम्हारे बर्ताव से मुझे एक बात समझ में आ गई कि गांव की लड़की अशिक्षित हो सकती है, मगर असंस्कारी नहीं। तुम मुझे पहले माफ़ कर दो, तभी मैं घर में जाऊंगी। भाभी, आप बड़ी बहन हैं और मैं छोटी बहन के समान हूँ, जिसे आपको डांटने फटकारने का पूरा अधिकार है। माफ़ी की बात करके आप मुझे शर्मिंदा ना करें। यह कहते हुए सुमन अपनी जेठानी को अपनी बाहों में भर लिया और अरे, देवरानी और जेठानी की डायलॉगबाजी खत्म हो गई हो तो हम लोग अंदर चले क्या? तब रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई साहब, हमारी डायलॉगबाजी खत्म हो गई है। आप सभी लोग भीतर आए। आइए, मैं भाभी को उनके कमरे में बिठा कर आती हूँ। आप सभी के लिए चाय नाश्ता की तैयारी करती हूँ। कहते हुए सुमन ने अपने दोनों हाथ नेहा की तरफ बढ़ा दिए, कस कर पकड़ लिया और धीरे धीरे सुमन का सहारा लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ खो गईं? अब तो मेरा हाथ छोड़ो ना। आपने कब से पकड़ रखा है? आपको ऑफिस जाने में देर हो रही है। नेहा ने कहा, ओ सॉरी,
सुमन, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी, कहते हुए नेहा ने सुमन के हाथ से अपना टिफिन लिया और अपने पति रोहन के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।